हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन टर्म 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मस्कुलर सिस्टम पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट इज गेन इन स्ट्रेंथ। बॉडी में जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथ होती हैं, यानी कि बॉडी की जो मसल्स हैं उनमें स्ट्रेंथ आती है, पावर आता है, राइट। सेकेंड इज एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। अब एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट में आप क्या लिखोगे कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, बॉडी में जो मसल्स हैं उसमें जो कैपिलरीज हैं वो इंक्रीज होती है। देयर इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कैपिलरीज इन मसल्स। इतना अगर आप टेक्निकल नहीं लिखोगे तो आप लिखोगे कि क्या होता है कि बॉडी में जो है फास्टर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है। यानी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है वो बॉडी में तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है, राइट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि बॉडी में जो है पावर इंक्रीज़ होता है, स्ट्रेंथ इंक्रीज़ होती है, मसल्स में जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ होती है। दूसरा है बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो तेज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इफिशिएंसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एरोबिक एंड अनएरोबिक एंड्योरेंस। एरोबिक का मतलब क्या है, विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विद द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, बॉडी जब एनर्जी को प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन के थ्रू। और अनएरोबिक का मतलब क्या है, बॉडी प्रोड्यूसिंग एनर्जी विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। या हम कह सकते हैं वो एक्सरसाइजेज जो 2 मिनट से ज़्यादा की होती हैं उसको एरोबिक कहते हैं और 2 मिनट से कम की अनएरोबिक होती है। और एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, एंड्योरेंस का मतलब होता है थकान की कंडीशन में भी बॉडी कितने देर तक काम कर सकती है, उसको एंड्योरेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे लंबी लंबी रेसेस में जो विनर्स होते हैं वो थकान की कंडीशन में भी अपने आप को कंटिन्यू रखते हैं, दौड़ते रहते हैं। तो थकान की कंडीशन में भी बॉडी अगर काम अच्छे से कर पाती है तो हम बोलते हैं कि किसी का एंड्योरेंस अच्छा है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आप ये एरोबिक अनएरोबिक पे ना जाके सिंपली अगर ये भी लिख देंगे कि एक्सरसाइज करने से बॉडी का जो एंड्योरेंस है वो इंक्रीज़ होता है। एंड्योरेंस का मतलब क्या है कि बॉडी जो है थकान की कंडीशन में भी अच्छे से काम कर सकती है, राइट। तो एंड्योरेंस इंक्रीज़ होता है। प्रॉपर शेप ऑफ बॉडी, तो हमारी पर्सनालिटी अच्छी हो जाती है, हम एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी की टोनिंग अच्छी हो जाती है, प्रॉपर शेप आ जाता है। फास्टर रिकवरी फ्रॉम इंजरीज। इंजरीज अगर हो जाती हैं बॉडी में तो उससे रिकवरी जल्दी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स है वो एक्सरसाइज करने से ट्रेन हो जाती हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और पावरफुल हो जाती हैं, राइट। तो उनकी रिकवरी जो है इंजरी से जल्दी हो जाती है। बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है, बॉडी जो है, ब्रेन जो है मैसेजेस बॉडी को देता है और बॉडी मैसेजेस ब्रेन को देती है, तभी तो हम जल्दी जल्दी मूवमेंट कर पाते हैं, राइट। दिस इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन ब्रेन एंड बॉडी। तो एक्सरसाइज करने से जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो अच्छा हो जाता है, मसल में जो मास है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम वेट गेन कर सकते हैं या बॉडी को सही वेट पर ला सकते हैं। एंड इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ डाइट। तो जैसा कि हम खाना खाते हैं उसकी जो एनर्जी है वो इफ़िशिएंटली यूज़ हो जाती है। बहुत सारे लोगों को बीमारियां होती ही क्यों है कि वो खाना खा लेते हैं या खाते जाते हैं, डाइट लेते रहते हैं, लेकिन जो बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसका यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो उससे बॉडी में बीमारियां हो जाती है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ डाइट हो जाता है, राइट। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, तो सिंपल भाषा में आप लिख देना कि पहला तो बॉडी में स्ट्रेंथ आती है, बॉडी जो है पावरफुल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है, बॉडी में सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ हो जाता है, अच्छा हो जाता है और उससे हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। बॉडी का जो एंड्योरेंस है वो बढ़ जाता है, यानी थकान की कंडीशन में भी व्यक्ति ज़्यादा देर तक काम कर सकता है। बॉडी का प्रॉपर शेप हो जाता है, इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी हो जाती है। इंजरी होती है तो जल्दी रिकवरी हो जाती है, क्योंकि जो मसल्स होती हैं वो ट्रेन हो जाती हैं, स्ट्रांग हो जाती हैं और पावरफुल हो जाती हैं। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाता है, यानी ब्रेन जो मैसेजेस बॉडी को देता है, बॉडी जो मैसेजेस ब्रेन को देती है, उसका कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाता है, फास्टर कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट अच्छी हो जाती है। मसल मास बढ़ जाता है, ताकि जो इंसान है वो अपने सही वेट पर आ जाता है। एंड इफ़िशिएंट यूज़ ऑफ डाइट का मतलब है जो भी खाना हम खाते हैं उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका सही इस्तेमाल हो जाता है, जिससे बॉडी हेल्दी रहती है, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एसेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स में हम पढ़ चुके हैं कैसे बच्चे आते हैं, दिव्यांग बच्चे आते हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, किसी को दिखाई नहीं दे सकता है, सुनाई नहीं दे सकता है, या उनकी फिजिकल बॉडी ख़राब हो सकती है, काम ठीक से नहीं करती है, जो रेगुलर फंक्शनिंग है वैसे नहीं करती है। तो हम क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ बनाएं ताकि जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एक्सेसिबल हो जाए। इसका मतलब है कि जो फिजिकल गेम्स होते हैं जैसे फुटबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, चेस हो गया, जो नॉर्मल हमारे फिज़िकल एजुकेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं वो ये बच्चे भी खेल पाएँ जो
ढंग से देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, या जिनको ढंग से सुनाई नहीं देता है, जिनकी बॉडी किसी तरीके से ख़राब है, तो फर्स्ट इज़ उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप कराएं, ताकि जितनी भी उनकी कंडीशन, जैसी भी उनकी कंडीशन है, वो अपनी कंडीशन को थोड़ा बेहतर कर सकें, ताकि वो गेम्स के तरफ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हों, राइट। सेकंड इज़ ऐसी एक्टिविटी को कराना या ऐसे गेम्स को खिलाना जो उनके इंटरेस्ट में भी हो और उनकी एबिलिटी के अनुसार भी हो, राइट। अगर किसी की लोअर बॉडी ख़राब है तो हम ऑब्वियसली उसको फुटबॉल नहीं खिला सकते, लेकिन अगर उसका इंटरेस्ट है और उसकी एबिलिटी है, चेस में अच्छी है, तो हम उसको चेस खिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम ऐसे दिव्यांग बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ मोड़ सकते हैं, ठीक है। फ़िज़िकल एक्टिविटी उनके लिए अट्रैक्टिव बना सकते हैं। उसके बाद उनको जो भी इक्विपमेंट लगते हैं, अगर उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है तो जितना भी अगर उनको दिखाई देता है उसके लिए जो भी इक्विपमेंट ज़रूरी हैं, सुनाई नहीं देता है तो सेंसरी इक्विपमेंट्स चाहिए उनको, ठीक है। चलने में दिक्कत है तो जो भी इक्विपमेंट्स उनको चलने में मदद करते हैं, ऐसे इक्विपमेंट्स हम उनको प्रोवाइड करें, ताकि उनकी जो कंडीशन है वो थोड़ी और ठीक हो सके, या जितना भी छोटी मोटी हेल्प है हम उनको दे सकें। रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट, ऐसा नहीं है कि वो खेल रहे हैं तो कोई उन पर ताना मार रहा है, कोई उनको किसी और नाम से बुला रहा है, या उनको किसी भी तरीके से इन्फीरियर फील हो रहा है, ऐसी सिचुएशन, ऐसा इन्वायरमेंट हमको उनको नहीं देना है। हमको उनको बहुत ही रिलैक्स इन्वायरमेंट देना है, ऐसा इन्वायरमेंट देना है कि जैसे उनको लगे कि वो एक्सेप्टेबल हैं और उनमें ऐसी कोई कमी नहीं या वो दूसरों से कम है, ऐसा नहीं हो। उनको बहुत ही रिलैक्सिंग इन्वायरमेंट देना है, ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ अपना इंटरेस्ट दिखा सकें। रूल्स अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी एंड नीड्स, तो ऑब्वियसली अगर ये जो बच्चे हैं नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं हैं, तो रूल्स इनके लिए थोड़े सॉफ्टन करे जा सकते हैं, या फिर थोड़े से बदल दिए जा सकते हैं इनकी डिसेबिलिटी के अनुसार। उसके बाद है ट्रेनिंग लोड शुड बी स्लोली इंक्रीज, यानी कि ट्रेनिंग लोड जो है, अगर हम इन बच्चों को किसी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए तैयार कर रहे हैं तो एकदम से हम इन पर लोड एकदम से नहीं दे सकते हैं, धीरे धीरे लोड को बढ़ाएंगे। उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार ही उनको ट्रेनिंग दी जाए, और लोड जो है एकदम से ना बढ़ाया जाए, धीरे धीरे बढ़ाया जाए, उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उन्हें ट्रेनिंग दी जाए। एनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स, तो ऑब्वियसली अगर आप वो गेम खेल रहे हैं और जो लोग हैं जो देखने आए हैं उनके गेम को, अगर वो उनके गेम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको एनकरेजमेंट दे रहे हैं, तो ये जो बच्चे हैं अपने आप ही एनकरेज होंगे फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ। पार्टिसिपेशन अंडर एक्सपर्ट्स, तो जब भी ये बच्चे खेलें तो एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनको चोट लग सकती है, किसी भी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, तो एक्सपर्ट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेन्ड प्रॉपरली, तो इन बच्चों को प्रॉपर ट्रेनर के साथ ही ट्रेनिंग दी जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं फिज़िकल एक्टिविटी को अच्छे से एक्सेस कर पाएँ। लास्ट इज़ मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट फ्रीली, तो इनको बहुत मोटिवेशन देना चाहिए इन बच्चों को कि ये आगे आके फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। तो व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स? उनका प्रॉपर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, उनकी जितनी भी हेल्थ है उसका प्रॉपर ध्यान रखा जाए, उनको किसी तरीके की परेशानी तो नहीं हो रही है, उनकी कंडीशन तो अच्छी है, मेंटेन करा जाए, उनके इंटरेस्ट एबिलिटी के हिसाब से उनको खिलाया जाए, जो भी इक्विपमेंट उनको ज़रूरत है उनको दिया जाए। इन्वायरमेंट बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए, रूल्स जो हैं उनकी डिसेबिलिटी के अनुसार ही बना दिए जाएँ या थोड़े से सॉफ्टन कर दिए जाएँ। ट्रेनिंग लोड को धीरे धीरे ही बढ़ाया जाए। स्पेक्टेटर्स जो देखने आते हैं उनके गेम्स को, मैच को, उनको वो एनकरेज करें इन बच्चों को खेलने के लिए। एक्सपर्ट्स होने चाहिए जब ये बच्चे खेलें, इनको प्रॉपर ट्रेनर के थ्रू ही ट्रेनिंग दी जाए और हमेशा ही इन बच्चों को मोटिवेट करा जाए कि ये भी किसी से कम नहीं है, कोई अलग नहीं है, इनके साथ भी सही व्यवहार हो और इन्हें हमेशा ही मोटिवेशन दिया जाए ताकि ये फिज़िकल एक्टिविटी में पार्ट लें, राइट। नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी कितने टाइप की हो सकती है, इसमें सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी को समझाइए, पर मैं जल्दी से आपको तीनों ही टाइप की डिसेबिलिटी समझा देती हूँ मैं बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में कि फिजिकल डिसेबिलिटी क्या होती है, जो बॉडी पार्ट से रिलेटेड हुई। जब कोई बॉडी पार्ट काम नहीं करता, चाहे वो अपर बॉडी का हो, लोअर बॉडी का हो, बॉडी पार्ट में जब कोई दिक्कत होती है तो फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। सेंसरी डिसेबिलिटी सेंसेस से रिलेटेड होती है, आइस हो गई, नोज़ हो गया, ईयर हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गई,
तो ये सब क्या हो गया, सेंसेस हो गए। तो सेंसेस से रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी हो गई वो सेंसरी डिसेबिलिटी हो गई। देन नेक्स्ट इज कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जो कि ब्रेन से रिलेटेड होती है। ब्रेन से रिलेटेड क्या, जैसे लर्निंग में दिक्कत है, कैलकुलेशन में दिक्कत है, एनालिटिकल रीजनिंग में दिक्कत है, पढ़ने लिखने में दिक्कत है, रीडिंग राइटिंग रीजनिंग में दिक्कत है, तो वो हो जाती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, राइट। जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी जो होती है वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड होती है, और ये जो भी पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी से सफ़र करता है उसको क्या दिक्कत होती है, चलने फिरने में दिक्कत होती है। ये जो डिसेबिलिटी होती है चाहे अपर बॉडी की हो या लोअर बॉडी की हो, और रिलेटेड होती है सर्कुलेटरी रेस्पिरेटरी नर्वस सिस्टम से। इसमें होती है मैनुअल डेक्सटेरिटी, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन होता है हैंड्स एंड फिंगर मूवमेंट का वो सही नहीं होता है। जैसे गिटार को चलाने में इन्हें दिक्कत हो, पेंटिंग में इन्हें दिक्कत हो, टाइपिंग में इन्हें दिक्कत हो, गिटार बजाने में इन्हें दिक्कत हो, राइट। नेक्स्ट इज सेंसरी डिसेबिलिटी। तो जैसे कि हमने बात करी कि आँख से, नाक से, कान से, टंग से, टच से रिलेटेड जो भी हो, ज़्यादा साउंड से दिक्कत हो, ज़्यादा लाइट से दिक्कत हो, यानी या अगर टाइट फिटिंग के कपड़े पहन रहे हो और वो स्किन को ज़्यादा ही टच हो रहे हो तो उनसे भी उनको दिक्कत हो सकती है। तो जब भी सेंसेस से रिलेटेड डिसेबिलिटी होगी वो सेंसरी डिसेबिलिटी में आएगी। इनको कंप्लीट डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी बिल्कुल ही ये जो सेंसेस हैं काम नहीं कर रहे हो, या फिर इनकम्प्लीट हो, यानी कि कुछ अमाउंट में इनको दिक्कत हो, यानी कि जैसे विजन है तो 90% ख़राब है लेकिन 100% नहीं है, 10% उन्हें दिखता है। इस तरीके की हो भी सेंसरी डिसेबिलिटी हो सकती है, या इन तीनों में से किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी या तो कंप्लीट हो सकती है या इनकम्प्लीट हो सकती है, राइट। एंड इसमें स्पाइनल कॉर्ड डिसेबिलिटी आती है, यानी कि ब्रेन जो मैसेजेस बॉडी को देता है किसके थ्रू, सेंसेस के थ्रू, और सेंसेस के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाती है उसमें दिक्कत होती है, तो उसको सेंसरी डिसेबिलिटी बोलते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा तो आप सिंपल लिख देना कि सेंसेस से रिलेटेड जो भी डिसेबिलिटी होती है वो सेंसरी डिसेबिलिटी होती है। उसके बाद आप ये पांचों ही चीज़ें उसमें बता सकते हैं कि स्मेल, साइट, हियरिंग, टेस्ट, टच, और फिर आप लिख सकते हो कि ज़्यादा कोई स्मेल से उन्हें दिक्कत होती है या टच से दिक्कत होती है, ज़्यादा साउंड से दिक्कत है, लाइट से दिक्कत है, तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज कॉग्निटिव या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसकी हमने बात करी थी कि जिस पर क्वेश्चन भी आया था कि लर्निंग डिसेबिलिटी या कॉग्निटिव डिसेबिलिटी क्या होती है। तो कॉग्निटिव डिसेबिलिटी का मतलब ही है कि जो डिसेबिलिटी ब्रेन से रिलेटेड होती है, राइट। तो इसमें आप एग्जांपल लिखोगे मेमोरी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, अटेंशन का, मैथ कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग का, विजुअल कॉम्प्रिहेंशन का। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हो कि एक लर्निंग डिसेबिलिटी वो है जो A learning disability makes it difficult for a person to take in information and communicate what they know, यानी information को produce करने में, प्रोसेस करने में और स्टोर करने में दिक्कत होती है। किसी चीज़ की रीजनिंग, राइटिंग, रीडिंग में उन्हें दिक्कत होगी तो वो ब्रेन से रिलेटेड होगी, राइट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो कि कॉग्निटिव डिसेबिलिटी वो है जिसमें एक पर्सन को दिक्कत होती है इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प करने में और इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने में, यानी कि प्रोड्यूस, प्रोसेस और स्टोर करने में दिक्कत होती है। डिफ़िकल्टी होती है इन रीडिंग, राइटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बाद आप ये एग्जाम्पल भी देख सकते हो कि इसके कॉजेज़ क्या होंगे कि जेनेटिक्स में हो, प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ में हो, उसके कारण ये डिसेबिलिटी होती है। एंड इस डिसेबिलिटी को हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, बिकॉज इस डिसेबिलिटी से जो बच्चा सफ़र करता है उसको डिफ़िकल्टी होती है कम्युनिकेशन में, लर्निंग में, रीजनिंग में, इन्फॉर्मेशन को याद रखने में यानी मेमोरी में उसको दिक्कत होती है। मेकिंग जजमेंट्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, जजमेंट करने में, रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, जजमेंट ही नहीं कर पा रहा है कि कार कब आएगी, कब निकलना है, कब नहीं जाना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें होगी।